शिवानी एक साधारण लड़की है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। अब शिवानी बड़ी हो गई है, इसीलिए उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। नहीं माँ, मेरी शादी होने के बाद भी मैं कभी भी इस घर से दूर नहीं होऊंगी। हाँ, शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने। शादी के बाद भी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वो तो बस एक घर से दूसरे घर में चली जाती हैं। और नजरों से दूर होना भी भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी ना होता है। ये कही ना पिताजी ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो ही जाता है। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना, भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, पर जब भी आप दिल से मुझे याद करोगे मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बातें बनाने में तो तुम बाप बेटी दोनों माहिर हो। भगवान करे तुम्हारी शादी के बाद भी तुम दोनों का ये प्यार इसी तरह बना रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर विदा करो। शिवानी के लिए एक जगह बात हुई है, मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। शिवानी के पिताजी हाथ धुलने के लिए जाते हैं और शिवानी की माँ उनके लिए नाश्ता लगाने, और शिवानी घर में बने छोटे से मंदिर में जाती है। हे कान्हा जी, मेरी शादी जिस भी लड़के से हो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और वो अपने माता पिता के साथ साथ मुझे भी मेरे माता पिता का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हो कि मेरी शादी के बाद माँ पिताजी दोनों अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ शिवानी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी नाश्ता करके लड़के से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लड़के के घर पहुँचने के बाद शिवानी के पिताजी को पता चलता है कि जो हालत उनकी है वही हालत लड़के के घर की भी है। जी नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ, हम लोग गरीब लोग हैं। अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ शादी में दहेज भी चाहिए तो पहले ही बता दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी ही तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर में मेरी माँ है और मैं नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ, इसलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर संस्कार जरूर बड़े दिए हैं। जी मैं भी इसी में विश्वास रखता हूँ। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर संस्कार देने की भी एक उम्र होती है, और वो उम्र होती है बचपन में। जी सही कहा आपने। हम दोनों के विचार तो बहुत मिलते जुलते हैं बेटा, बस तुम दोनों एक बार एक दूसरे को पसंद कर लो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझ लूं। जैसा आप कहें, मैं तो कभी भी आपकी बेटी को देखने के लिए आ सकता हूँ। कभी भी क्यों, अभी क्यों नहीं? जी अगर अभी हो सकता है तो चलिए, मैं अभी आपके साथ चल देता हूँ। शिवानी के पिताजी अतुल को लेकर अपने घर आते हैं। अरे बेटा शिवानी, कहाँ हो तुम? देखो घर में कौन आया है। अपने पिताजी की आवाज सुनकर शिवानी उनके पास आती है। शिवानी देखने में बहुत ही सुंदर है, इसीलिए जब अतुल उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। अरे भाई, एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अपने पिताजी की बातों से शिवानी शर्मा जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ पिताजी। शिवानी और अतुल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकल जाता है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद अतुल अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और शिवानी अपने ससुराल में अपनी सास की सेवा में जुट जाती है। कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि मेरे बेटे ने ऐसी बहू लाई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आज के जमाने की लड़कियों को देखकर कह रही हूँ बेटी। जब उनसे तुम्हारी तुलना करती हूँ तो मुझे अपने बेटे की पसंद पर बड़ा गर्व होता है। शिवानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था।
शादी के बाद भी वो हर दिन घंटों तक अपने माँ पिताजी से फोन पर बात किया करती थी और जब भी मौका मिलता उनसे मिलने जाया करती थी। दिवाली आने वाली है, क्या मैं अपनी पहली दिवाली अपने मायके में मना सकती हूँ? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, बस एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। हाँ कहिए ना। मैं भी यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ, क्या इस बार की दिवाली मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ मना सकती हूँ? और ये भी भला पूछने वाली बात है क्या माँ जी? ये तो बताने वाली बात है, आप जरूर मेरे साथ चलिए। शिवानी अपनी सास को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। सभी लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। शिवानी के घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था कि तभी उसको फोन पर एक बुरी खबर मिलती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये अचानक से कैसे हो गया? खुशियों के बीच में ये दुख की घड़ी शिवानी को मन ही मन में तोड़ देती है। वो यहाँ से सीधे अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ अतुल के कुछ साथी उसको लेकर आए हैं। शिवानी देखती है कि अतुल व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया है आपको? मैं अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ शिवानी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझसे तो आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब यही सच है, आज के बाद मैं सिर्फ एक अपाहिज बनकर रह गया हूँ। दुर्घटना में अपने पैर खोने के साथ साथ अतुल ने अपनी नौकरी भी खो दी। अब घर का खर्चा और अतुल की दवाइयों के लिए घर में पैसों की कमी होने लगी, जिस कारण शिवानी नौकरी करने का फैसला लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। आप दोनों से दूर जाकर शहर में जाकर नौकरी नहीं कर सकती और इस गांव में कोई नौकरी भी नहीं है। मैं बहुत लाचार हूँ शिवानी कि मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। आप ऐसी बात मत कीजिए। पति पत्नी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं और आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शिवानी को एक बात सोचती है कि उनके गांव से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा कारखाना है। वहाँ बहुत से लोग मजदूरी किया करते हैं और वो अब से उनके लिए दोपहर का खाना बना लिया करेगी। अब शिवानी कारखाने के पास अपना एक छोटा सा होटल खोल देती है। मेरी मदद करना कान्हा जी। मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, पर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। शायद यहाँ के मजदूरों को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। शिवानी एक पतीले में खिचड़ी बनाती है और दोपहर के समय कारखाने के पास जाकर लोगों को आवाज देती है। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म खिचड़ी बनी है, आ जाइए। बहुत ही कम पैसे में आपको ताजी ताजी खिचड़ी खाने को मिलेगी। शिवानी की आवाज सुनकर बहुत से मजदूर उसके पास खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। क्योंकि खिचड़ी अभी अभी बनी थी, इसलिए लोगों को वो खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे इस खिचड़ी में कोई खास बात तो नहीं है, पर ये गर्मा गर्म है, इसीलिए इसको खाने में मजा आ रहा है। आज पहले ही दिन शिवानी की खिचड़ी की अच्छी खासी बिक्री हो गई, जिससे शिवानी बहुत खुश हो जाती है और वो आज के कमाए हुए पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाती है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दवाइयों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे होटल में आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अब धीरे धीरे शिवानी के होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे शिवानी को लगने लगा कि अब वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी खर्च उठा सकती है। पर उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब मजदूरों को शिवानी की खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले दिन खाया तो गर्मा गर्म के चक्कर में अच्छी लग रही थी, पर इतने दिन से खाते खाते मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया है इस खिचड़ी ने। क्या हुआ भैया, आपको खिचड़ी पसंद नहीं आई? बहन, खिचड़ी पसंद तब आएगी ना जब इसमें कोई स्वाद होगा। हम लोग तुम्हारी खिचड़ी इसलिए खाते थे क्योंकि हमारा लाया हुआ खाना सुबह से पड़े पड़े ठंडा हो जाता था, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी इस गर्म खिचड़ी से स्वादिष्ट तो हमारा ठंडा खाना ही होगा। वो मजदूर शिवानी की बनाई हुई खिचड़ी फेंक देता है और अपने घर से लाया हुआ टिफिन खाने लगता है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत दुख होता है। भैया, मैं खिचड़ी को गर्म कर देती हूँ, तब शायद आपको अच्छी लगेगी।
क्या गरम करोगी बहन? अभी तो बनाई है तुमने खिचड़ी, अब इस खिचड़ी को और कितना गरम करोगी? और वैसे भी जिसमें स्वाद ही नहीं है उसको गरम करो या ठंडा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज के बाद कभी भी तुम्हारे होटल में खिचड़ी खाने के लिए नहीं आऊंगा। वो मजदूर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके साथ साथ और भी कई सारे मजदूर बिना खिचड़ी खाए चले जाते हैं। शिवानी अब बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना होटल इसी तरह खुला छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है। शिवानी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, क्या तुम मेरे लिए नई दवाइयाँ ला दोगी? ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो एक भी पैसे नहीं थे। भला दवाइयाँ वो कहाँ से खरीद कर लाती? क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, वो मेरी आंख में मिर्ची लग गई थी, आंख जल रही है, इसीलिए आंसू आ रहा है। मैं दवाइयाँ लेने जाती हूँ। शिवानी घर से तो निकल जाती है, पर बिना पैसों के दवाइयाँ तो क्या, आज के जमाने में अस्पताल का पता भी नहीं मिलता। ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो मुसीबत के समय में कान्हा जी को याद करती है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गई हूँ। घर में मेरे पति व्हीलचेयर पर पड़े हैं और मायके में माँ पिताजी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। शिवानी कान्हा जी को याद कर ही रही थी कि तभी उसको एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर शिवानी गाय की तरफ दौड़ती है। लगता है कान्हा जी ने ये गाय मेरी मदद के लिए भेजी है, पर इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मुझे ही खुद इसकी मदद करनी पड़ेगी। शिवानी उस गाय को अपने पीछे पीछे अपने होटल की तरफ ले चलती है और होटल पहुंचकर वो आज की बनाई हुई वो सारी खिचड़ी गाय को खिला देती है, जिसे उन सभी मजदूरों ने खाने से मना कर दिया था। ये लो गाय माता, इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गाय बहुत भूखी थी, इसीलिए वो जल्दी ही सारी खिचड़ी खा लेती है। अब शिवानी उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब गाय फिर से रमाने लगती है तो शिवानी उसको चारा देती है, और जब उसकी नजर गाय के थनों पर जाती है तो वो उससे दूध दोहने की सोचती है। लगता है ये एक दुधारू गाय है, इसको दोहकर देखती हूँ। शिवानी घर से एक बाल्टी लेकर आती है और गाय को दूहने लगती है। गाय भी बहुत गुणवान थी, वो दूध देना शुरू करती है। उसके दूध में एक अलग ही चमक थी और एक ही बार में बाल्टी भरकर दूध दे देती है। अरे वाह गाय माता, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस दूध से पनीर निकालूंगी और अपने होटल को फिर से शुरू करूंगी। शिवानी गाय के दूध से पनीर बनाती है। ये पनीर हीरे की तरह चमकदार था और वो उस पनीर को ले जाकर अपने होटल में पनीर खिचड़ी बनाती है। इस जादुई पनीर खिचड़ी की खुशबू से सभी मजदूर फिर से होटल पर खाने के लिए आ जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी बना है जल्दी से लगा दो। शिवानी सभी को वो जादुई पनीर खिचड़ी खिलाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है, और अब शिवानी का होटल फिर से चल पड़ता है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगी है, जिससे वो अपने पति की दवाइयों के साथ साथ अपने माँ पिताजी की भी जरूरतें पूरी करती है। और इसके बाद शिवानी का होटल पनीर खिचड़ी वाला होटल के नाम से मशहूर हो जाता है। आज भी मालती के घर पर एक भी दाना अनाज नहीं था। मालती बहुत बूढ़ी थी, वो अकेली रहती थी और उसका कोई सहारा नहीं था। कभी मदद मिल गई तो उसका पेट भरता था, वरना उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया, मुझे किसी से मदद की आशा नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है और तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ।
आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लाई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो सामान रखकर वापस आती है तो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर अचानक से वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर वो घर के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो अपनी खिचड़ी बनाती है। वो खाती है और उसका पेट पूरा भर जाता है, पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उसमें और खिचड़ी आती जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो बर्तन फिर से देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से पूरा भरा होता है। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी। ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे खिचड़ी बांट देती है। बूढ़ी मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर आने से पहले ही उसके घर में खिड़की के सहारे घुसकर छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। भगवान की दया से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था। अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। इस बुढ़िया के जीवन में अब कितने दिन बचे ही हैं। ये जादुई मटके की जादुई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी घर परिवार का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश अपने छुपने वाली जगह से निकलकर वो मटका ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह होती है और मालती उठती है। अरे, जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ चला गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी। न जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश उठकर जाकर उस मटके को देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है, पर जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है पर उसे मिल नहीं पा रही होती है। अरे, ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा? अजीब जादू हो रहा है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, पर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकाल पाता। अंत में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उस मटके को जोर से पटक देता है। उसके पटकते ही वो मटका चूर चूर हो जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंच जाती है। अरे,
सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। वो बहुत ही चोटिल और जख्मी होती है। मालती उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देवी मालती को सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा हुआ है। मालती सारी बातें समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही देवी को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और देवी का सीधा संबंध है। वो उस मटके को जोड़ने का प्रयास करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर उसे जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि देवी के भी जख्म ठीक हो रहे होते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद, आप कौन है माता? आप कोई साधारण बालिका तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का स्वरूप हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर कृपा बरसाती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ध्यान रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुन लेती है और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहां पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान रखा होता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बना लेती है और खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जीवन भर परोपकार का काम करती है। छल कपट से सुरेश उसको चुराना चाहता था, इसीलिए उसके साथ छलावा हो गया। सुरेश को भी इस बात का पश्चाताप हो जाता है और फिर वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब वो मटका सुरेश को देकर अपनी आखिरी सांसें लेती है। सुरेश भी हमेशा उस मटके का सदुपयोग करता है। हेमलता ने अपने बेटे पंकज की शादी बड़े ही धूमधाम से की। कुछ महीनों तक हेमलता की बहू पल्लवी ने हेमलता की अच्छी खासी सेवा की। बहू, एक कप चाय दे दो। अभी लाई सासू माँ। ये देख हेमलता बहुत खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद उसका बेटा पंकज शहर में काम करने के लिए चला गया और अब पल्लवी का रवैया ही बदल गया था। बहू, जरा एक कप चाय तो दे दो। सासू माँ, मुझे घर में बहुत काम है। आपको चाय चाहिए तो आप खुद ही बना लो। हेमलता को अपनी बहू का ये रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। अब हेमलता की बहू उसे समय पर भोजन भी नहीं दिया करती थी। ये देख हेमलता ने सोच लिया कि वो अपनी बहू को सबक सिखाएगी। हेमलता ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं भगवान के दर्शन के लिए यात्रा पर जा रही हूँ। कुछ महीनों में लौट आऊंगी। ना लौटे तो मेरी बला से। ऐसा बोल हेमलता अपनी झोली लेकर अपनी बहन स्वर्णलता के साथ चली गई। यहाँ घर पर पल्लवी अकेले बहुत खुश थी। कुछ महीने बीत गए और अब स्वर्णलता अकेले घर लौटी। बहू, तुम्हारी सास नहीं रही। वो भगवान के घर जाने से पहले ही उनके पास पहुँच गई। क्या? सासू माँ, सासू माँ। पल्लवी ने रोने धोने का नाटक किया। सब क्रियाएं खत्म होने के बाद पल्लवी
अपने पति के साथ खुश थी। एक दिन पल्लवी अकेले घर में थी और पल्लवी को एक साया दिखाई दिया। अगले दिन हेमलता चुड़ैल के रूप में पल्लवी के सामने आई। पल्लवी चिल्लाकर बेहोश हो गई और फिर अगले कुछ रातों तक हेमलता एक चुड़ैल का रूप लेकर पल्लवी को डराया करती थी। एक रात जब पल्लवी रसोई घर में अकेली थी, तब हेमलता फिर चुड़ैल के रूप में आई। हे जी! हे जी! पंकज भागता हुआ आया और फिर हेमलता पंकज के पास गई। बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं बहू को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने मरने और चुड़ैल बनने का नाटक किया था। सबक सिखाना? और वो क्यों? बहू, अब पंकज को सच्चाई तुम बताओगी या मैं बताऊं? मैंने आपके जाने के बाद आपकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया, इतना कि वो यहाँ से यात्रा पर जाने के लिए मजबूर हो गयी। छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, मैं अपनी बीवी के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। हेमलता के इस नाटक से पंकज को अपनी पत्नी की सच्चाई का पता चला और पल्लवी को सबक भी मिल गया कि उसे अच्छे होने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी न कभी सामने जरूर आती है। जब विपिन और प्रभा गांव छोड़कर शहर में बसने जा रहे थे। माँ, तुम भी हमारे साथ शहर चलो ना। मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं लग रहा। नहीं बेटा, मैं यहीं रह लूंगी। मुझे मेरा गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना। इस जगह से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैं यहीं रहूंगी। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ? गंगा है ना मेरे साथ, ये मेरा ख्याल रखेगी। पर अगर आप हमारे साथ चलती तो ज्यादा अच्छा होता और हमारा भी मन लगा रहता। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़े आराम से यहाँ रह लूंगी। तुम लोग शहर जाकर अपनी गृहस्थी बसाने की सोचो। और विपिन, तुम अपनी बड़ी नौकरी की चिंता करो, मेरी नहीं। और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। विपिन और उसकी पत्नी ने आशीर्वाद लिया और दोनों शहर के लिए निकल पड़े। गांव में बुढ़ी माँ अकेली रह गई थी अपनी नौकरानी गंगा के साथ। गंगा घर का सारा काम करती थी, जैसे साफ सफाई, खाना पकाना और वगैरह वगैरह। क्योंकि गंगा उनके घर में कई सालों से काम कर रही थी, तो बुढ़ी माँ को गंगा पर बड़ा विश्वास था। अपना काम खत्म करके गंगा बुढ़ी माँ की सेवा भी किया करती थी। काम खत्म कर गंगा घर चली गई। क्या बात है, आजकल तुम लेट आ रही हो? काय सांगू, वो बुढ़ी माँ के पाँव दबाने पड़ते हैं। क्या है कि उनका बेटा और बहू शहर गए ना, अब वो बेचारी अकेली है। मतलब बिल्कुल अकेली? हाँ। अगर बुढ़िया अकेली है तो कुछ अच्छा अच्छा पकवान बना के लाया करो, उसे कहाँ कुछ पता चलेगा। वैसे भी अपने घर का रूखा सूखा खा के मैं ऊब चुका हूँ। ठीक है, कल कुछ बना के लाती हूँ। अगले दिन गंगा काम पर गई। उसने सारा काम खत्म करके अपने पति के लिए खीर भी बनाकर घर ले आई। फिर ये सिलसिला चलता रहा और गंगा रोज कुछ ना कुछ अपने पति के लिए बनाकर घर ले आती थी। देखते ही देखते गंगा के पति का लालच बढ़ने लगा। उसने गंगा को अब खाने के अलावा घर की चीजें लाने बोली। गंगा ने भी अपने पति की बात मान ली। एक दिन गंगा ने कुछ चम्मच उठा ली, दूसरे दिन एक पीतल का लोटा, तीसरे दिन
कोई और बर्तन। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन बुढ़ी माँ अपने पूजा घर में अपना चांदी का चम्मच ढूंढ रही थी। गंगा, अरे ओ गंगा, मेरा चांदी का चम्मच कहाँ है? माँ जी वही होगा, कल तो आपने ही रखा था। बुढ़ी माँ ने बहुत ढूंढा पर उन्हें चम्मच नहीं मिला। अगले दिन बुढ़ी माँ अपना पीतल का लोटा ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिला। तब बुढ़ी माँ ने सोचा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी चीजें अपने आप कहाँ जा सकती हैं? कुछ दिन बाद वो बुढ़ी माँ एक सपेरे से मिलने गई और उन्होंने उस सपेरे से एक पालतू सांप खरीद लिया और उस सांप को एक बक्से में भर लिया और फिर वो बुढ़ी माँ वो बक्सा घर ले आई। गंगा, इस बक्से को मेरे सिरहाने रख दे, इसमें सोने के कंगन हैं। वो मेरी बहन की बेटी की शादी है ना कल, मैं उसके घर जाकर उसे ये दे दूंगी उपहार में। ठीक है माँ जी। गंगा ने वो बक्सा बुढ़ी माँ के तकिए के पास रख दिया और वो अपना रोज का काम करने लगी। लेकिन दिन में कई बार उसका ध्यान उस बक्से पर गया। उसके मन में सोने के कंगनों का लालच था। शाम को गंगा बुढ़ी माँ के पैर दबाने लगी और फिर बुढ़ी माँ सो गई। जैसे ही बुढ़ी माँ सोई, गंगा का लालची रूप बाहर निकला और उसने वो बक्सा खोला। बक्से में सांप देखकर गंगा घबरा गई और वो यहाँ वहाँ भागने लगी। सांप! सांप! बचाओ! अरे बचाओ! शोर से बुढ़ी माँ उठ गई और उन्होंने वो सांप पकड़ा और उसे फिर से बक्से में रख दिया। मुझे पता था कि तुम ही चोरी कर रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे तुम्हारी चोरियों का पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब तुम खाना ले जाया करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि खाना ही है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर तुम्हारा लालच बढ़ गया और तुमने चोरियां करनी शुरू की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। गंगा फूट फूट कर रोने लगी। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि लालच हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। जैसे गंगा लालच के कारण चोरियां कर रही थी। दोपहर का समय था। ढाबे में कुछ ग्राहक बैठे थे। मोहन गुस्सैल स्वभाव का आदमी था जो हमेशा ग्राहकों से झगड़ता रहता था। उसकी पत्नी चंकी काउंटर के पीछे खड़ी थी और नौकर लल्लन ग्राहकों को खाना परोस रहा था। अरे मोहन भाई, दाल में नमक कम लग रहा है। अबे यहाँ खाना खाने आए हो या जांच करने? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। भाई पैसे देकर खाना खा रहे हैं, थोड़ा ठीक से बना दिया करो। तेरे बाप का होटल है क्या? नहीं पसंद है तो मत खाना। ग्राहकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग खाना छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसे सबको भगाते रहोगे तो ढाबा कब तक चलेगा? तू बीच में मत पड़, मैं जानता हूँ कि बिजनेस कैसे करना है। शाम का समय था। मुखिया भोला प्रसाद घर के बाहर खड़े थे। अम्बा देवी, जो कि मोहन की दादी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। अम्बा देवी, मोहन के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं। आज तो उसने मुझे भी डांट दिया। जानती हूँ,
पर वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मोहन अंदर से सुन रहा होता है और बाहर आ जाता है। मुखिया जी, आपको कोई और काम नहीं बचा क्या? हर बार मेरी शिकायत लेकर चले आते हो। बेटा, ये तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत की फिक्र मुझे नहीं है। पेट भरने के लिए ढाबा चला रहा हूँ। अब जाइए यहाँ से। मुखिया जी गुस्से में चले जाते हैं। अम्बा देवी मोहन की ओर देखती है और कहती है, बेटा, जुबान से कमाओगे या झगड़े से? दादी, आप भी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। रात के समय मोहन और चंकी चारपाई पर बैठे थे। सुनिए, आप दिन भर ढाबे में लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में छुपा हुआ है। क्या मतलब? आपके दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी रखा था। दादी उसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। अरे, तो फिर दादी से मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से दे देंगी? उन्हें लगता है कि हम खर्च कर देंगे। मोहन सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह मोहन गुस्से में दादी के पास पहुंचता है। दादी, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों? उसमें दादाजी का खजाना रखा है, जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूं? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे। दूसरों का खजाना क्यों लेना चाहते हो? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बस खुद के लिए बचा कर रखा है। मोहन गुस्से में चला जाता है। दादी उसे देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर का समय था। जमींदार बलदेव सिंह अपने 2 कारिंदों के साथ मोहन के घर पर आता है। अम्बा देवी, मोहन ने घर गिरवी रख दिया है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। घर गिरवी? ये नहीं हो सकता। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मोहन को देख लूंगा। दादी घबराकर मोहन को बुलाती है। मोहन, ये क्या कर दिया तूने? दादी, इस घर को बचाने का बस अब एक ही तरीका है। तिजोरी की चाबी दे दो। दादी गहरी सांस लेती हैं और तिजोरी खोलने के लिए कमरे में जाती हैं। दादी तिजोरी खोलती हैं। मोहन और चंकी ध्यान से देखते हैं। अंदर सिर्फ पुराने कागजात होते हैं। ये क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ कागज है। यही तुम्हारे दादाजी का खजाना है। मोहन गुस्से में कागजों को पलटता है और एक कागज पर नजर पड़ती है। भरता समोसा रेसिपी। हाँ, ये क्या है? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये किसी भी खजाने से कम नहीं है। मोहन गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। मोहन गुस्से में चारपाई पर बैठ जाता है। रेसिपी का कागज उसके हाथ में था। चंकी पास थी, लेकिन वो भी परेशान थी। ये क्या मजाक है? मैंने तिजोरी में सोने चांदी की उम्मीद की थी और इसमें सिर्फ एक समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? और क्या करूं? भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार बनाकर देख लो, शायद ये सच में काम करे। मोहन रेसिपी का कागज फेंक देता है। चंकी उठकर चली जाती है। रात भर मोहन बेचैनी से करवटें बदलता रहता है। मोहन खाली बैठे हुए था। कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। वो भूख से परेशान होकर रेसिपी को उठाकर पढ़ता है। अगर दादी कह रही थी कि ये किसी खजाने से कम नहीं, तो एक बार आजमा ही लेता हूँ। वो उठकर ढाबे के अंदर जाता है और बैंगन का भरता बनाने लगता है। चंकी उसे चुपचाप देख रही होती है। तुम सच में बना रहे हो? हाँ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर खराब बना तो सब हंसेंगे। मोहन ने समोसे बनाए, लेकिन उनका स्वाद कुछ खास नहीं था। मोहन निराश होकर दादी के पास जाता है। दादी, आप कहती थी कि ये रेसिपी किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन मेरे बनाए समोसे अच्छे नहीं बने। खजाना मेहनत करने वालों को ही मिलता है। सिर्फ रेसिपी पढ़ने से कोई लज्जत नहीं आ जाती। दादी उठकर रसोई में जाती हैं और मसालों का सही मिश्रण बनाकर मोहन को दिखाती हैं।
समोसा सिर्फ आटे और भरावन का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। तो अब मुझे फिर से बनाना होगा? बिल्कुल, लेकिन इस बार दिल से बनाना। मोहन दोबारा समोसे बनाता है और इस बार स्वाद लाजवाब आता है। मोहन पहली बार अपने ग्राहकों को नए समोसे परोसता है। अरे ये समोसा तो कमाल का है, इसमें आलू नहीं है। वाह, ऐसा समोसा तो कभी खाया ही नहीं। धीरे धीरे गांव में भरता समोसे की चर्चा होने लगती है। मोहन अपनी चारपाई पर बैठा कुछ सोच रहा था। दादी पास आ गई है। अब समझ आया कि असली खजाना क्या होता है। हाँ दादी, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। अब मैं सच में अपनी गलती सुधारूंगा। दादी गर्व से मोहन को देखती है। मोहन अब पूरी लगन से अपने ढाबे को फिर से खड़ा करने का मन बना चुका था। कुछ दिन बाद ढाबा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। लकड़ी की पुरानी बेंचों की जगह साफ सुथरी चौकियां आ गई थी। मोहन काउंटर पर खड़ा था और चंकी ऑर्डर संभाल रही थी। अरे मोहन, ये भरता समोसा तो कमाल का है। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। भाई, अब तेरे समोसे की महक पूरे इलाके में फैल गई है। इतने में गांव का जमींदार बलदेव सिंह आता है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। क्यों रे मोहन, आजकल बहुत चर्चे में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेहनत रंग लाई है। चल, एक समोसा मुझे भी खिला। मोहन खुद ताजा भरता समोसा तलता है और जमींदार के सामने रखता है। बलदेव सिंह पहला निवाला लेते ही चौंक जाता है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब आप अपना कर्ज मुझसे वसूल सकते हैं। मैं हर महीने आपको पैसे दे दूंगा। अरे, अब कर्ज की क्या चिंता। जब तेरा समोसा इतना बढ़िया बिक रहा है तो पैसा तो अपने आप आता रहेगा। गांव वाले ताली बजाते हैं और ढाबे में खुशी का माहौल बन जाता है। मोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आपने सही कहा था। असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। अम्बा देवी भावुक होकर, आज मुझे अपने पोते पर गर्व हो रहा है। चंकी भी पास आती है। अब तो हमें भी शहर में एक और ढाबा खोल लेना चाहिए। सब हंसने लगते हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। मोहन अपने ढाबे के बाहर खड़ा था। एक बड़ा सा नया बोर्ड लगाया जा रहा था जिस पर लिखा था, भरता समोसा ढाबा। मोहन की जय हो, भरता समोसा जिंदाबाद। मोहन गर्व से अपने ढाबे को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल इंसान बना दिया। शिमरानगढ़ नाम का एक गांव था जहां पर समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने में व्यस्त हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है और लोग तो मुझे तुम्हारी दुकान पर भी नहीं दिखते हैं। तो लोग गए कहाँ? शायद तुम्हारे समोसे खाने से उनका पेट दर्द करने लगा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की महिला गांव में प्रवेश करती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन दोनों के रास्ते फिर से टकराते हैं। भाई सुयोग, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में ही इतना नीचे कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की महिला इस गांव में आई है और उसने कोई नया खाने का व्यंजन बेचना शुरू किया है। चलो फिर जाकर देखकर आते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे व्यंजन को बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही हैं?
इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ और जब से मैंने दुकान खोली है सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नई हो इस गांव में, ये मोमोज की दुकान गांव में बंद कर दो। तुम्हारे मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सही कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूंगी। तुम दोनों को जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने। समीर और सुयोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों को भी शहर से कुछ सीख कर आना पड़ेगा। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वे जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है, सुयोग, नीचे आ जाओ। देखो, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। वो देखता है कि गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे, तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई साधारण आलू नहीं है, ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक आलू मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है। मुझे मेरी पानी पूरी दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा। मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ईर्ष्या है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों गांव में सबसे अच्छा और प्रसिद्ध समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वो अपनी दुकान पर लौटते हैं, तब उन्हें वहाँ पर समीर और सुयोग की दुकान के बीचों बीच एक आलू का पेड़ नजर आता है। ये आलू पेड़ पर कैसे उग रहे हैं? हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का पेड़ है। चलो, इसमें से आलू तोड़ लो। मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है तब दोनों अपने समोसा पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खा कर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जरा एक प्लेट खिलाना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को एक प्लेट समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है, उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है,
मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई, और 2 प्लेट देना और 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग की पानी पूरी की बातें होने लगती हैं और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया? मेरे दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है, किसी को मोमोज खाना ही नहीं है, सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना अजीब है। पूनम खुद से बातें करने में लगी थी, तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी? मोमोज नहीं बिक रहे, इसीलिए तो परेशान नहीं हैं। मैं परेशान क्यों ना हूँ? इतनी मेहनत करके शहर जाकर मैं मोमोज बनाना सीख कर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है? मुझे बताओ। और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मगर आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को गांव से हटाने की योजना बनाने लगता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आते हैं। देखिए, मैं इसी पेड़ की बात कर रहा था। यही वो पेड़ है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी पेड़ के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का किसी तरह का जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी पेड़ कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है, समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि पेड़ आधा कटा हुआ है। और जैसे ही सूरज की किरण उस पेड़ पर पड़ती है, पेड़ वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये पेड़ अपने आप ही ठीक हो गया। मगर इस पेड़ को काटा किसने था? वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस पेड़ के पास आते हैं। अरे, ये पेड़ तो हमने कल आधा काटा था, ये ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे पूरा काटना पड़ेगा। आप चिंतित ना होइए पूनम जी, मेरे पास दूसरी योजना भी है। हम इस पेड़ को आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पूनम और सूरज एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज पेड़ को जलाने वाला होता है, पेड़ की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर समा लेती हैं। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहाँ आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहाँ पर अब 3 पेड़ हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही पेड़ था, अब 3 हो गए। सुमन एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। उसको गरीब लोग पसंद नहीं थे। उसे अपने अमीर होने पर घमंड था। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की महिला काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक दिन सुमन के घर में पार्टी थी। सुमन ने बहुत से दोस्तों को बुलाया, पर वह कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में पार्टी है, तुम अपनी मम्मी के साथ यहाँ मत आना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती?
मुझे भी पार्टी देखनी है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों का मेरी पार्टी में कोई काम नहीं है। कुसुम उदास सा चेहरा लेकर घर की ओर चल देती है। घर जाकर वह उदास बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, सुमन के घर पार्टी है और मुझे सुमन की पार्टी देखनी है। वो बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में पार्टी थी। उसके यहाँ बहुत से दोस्त आए हुए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले दिन बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने के लिए चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन टेढ़ा मुंह बनाकर उसे कहती है, कुसुम, कल पार्टी में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी में तो एंजॉय होना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम गरीबों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता है नहीं। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, स्टैंडर्ड का खाना कहाँ मिलता है? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा देते हैं। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताजा। शिवानी उस खाने को किचन में ले जाती है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। तुमने तो खाने को एक नया रूप दे दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हो। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी माँ खुद ही बना सकती है। एक काम करो माँ, क्यों ना आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब पेट भरने के लिए खाना ही जुगाड़ कर लें, उतना ही बहुत है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए। कुछ समय बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है, जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेती हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैंने आप गरीब हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप गरीब होकर भी अमीर हैं और मैं अमीर होकर भी गरीब। आप हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी का अपमान मत करना, और खाने का तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहाँ पर वह बेस्ट खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा। हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो। आंटी को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं, आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लिया करूंगी और तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी के दिन सुधर गए।
और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते और जिनको खाना बनाना नहीं आता वह सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कईयों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था। सुमन एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। उसको गरीब लोग पसंद नहीं थे। उसे अपने अमीर होने पर घमंड था। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की महिला काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक दिन सुमन के घर में पार्टी थी। सुमन ने बहुत से दोस्तों को बुलाया, पर वह कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में पार्टी है, तुम अपनी मम्मी के साथ यहाँ मत आना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे भी पार्टी देखनी है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों का मेरी पार्टी में कोई काम नहीं है। कुसुम उदास सा चेहरा लेकर घर की ओर चल देती है। घर जाकर वह उदास बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, सुमन के घर पार्टी है और मुझे सुमन की पार्टी देखनी है। वो बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में पार्टी थी। उसके यहाँ बहुत से दोस्त आए हुए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले दिन बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने के लिए चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन टेढ़ा मुंह बनाकर उसे कहती है, कुसुम, कल पार्टी में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी में तो एंजॉय होना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम गरीबों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता है नहीं। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, स्टैंडर्ड का खाना कहाँ मिलता है? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा देते हैं। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताजा। शिवानी उस खाने को किचन में ले जाती है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। तुमने तो खाने को एक नया रूप दे दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हो। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी माँ खुद ही बना सकती है। एक काम करो माँ, क्यों ना आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब पेट भरने के लिए खाना ही जुगाड़ कर लें, उतना ही बहुत है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए। कुछ समय बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है, जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेती हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैंने, आप गरीब हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप गरीब होकर भी अमीर हैं और मैं अमीर होकर भी गरीब। आप हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी का अपमान मत करना।
और खाने का तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहाँ पर वह बेस्ट खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा। हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो। आंटी को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं, आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लिया करूंगी और तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी के दिन सुधर गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते और जिनको खाना बनाना नहीं आता वह सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कईयों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था।